कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में इस बार एक नई यूनिट को ऐड किया गया है। ये यूनिट ना तो पहले सीबीसीएस वालों में थी, ना तो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स में थी। सिर्फ एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली ऐड किया गया है। इस यूनिट का वेटेज अगर आप देखोगे तो 15 टू 20 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में। और ये यूनिट जो है मोस्टली थ्योरी पोर्शन को कवर करता है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम है इसके अंदर। इसके बाद ये जो यूनिट है इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं बेसिकली। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके बाद एक्सबीआरएल है, AS17 और बाकी सब चीज़ें। तो हमारी इसके ऊपर 4 वीडियोस आने वाली हैं। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी शूट कर ली है, 2 वीडियोस आज शाम तक शूट होने के बाद कल सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थ्योरी है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा। मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर कर दिया, इन्हीं नोट्स को आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ के जाना है। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में बनाया हुआ है, इसीलिए आप लोगों को एग्जामिनेशन से थोड़ा पहले भी अगर पढ़ोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम टॉपिक के साथ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ मेथड। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? एक मेथड है ऑफ प्रेजेंटिंग कंपनीज इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस। कंपनी जो परफॉर्मेंस है उसकी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, उसके जो कैश फ्लो टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं। विद द ऑब्जेक्टिव टू हेल्प स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी ओवर अ पीरियड। एक पीरियड के लिए इस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली आपको कॉर्पोरेट ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुनने के बाद आपको लग रहा होगा ये बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर में आप इस चैप्टर में जब डिटेल में पढ़ना शुरू करोगे तो जो आपको पहले पीएनएल, बैलेंस शीट और जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो इसका ये अम्ब्रेला टर्म हो जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन दैट रिक्वायर्स एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। डेटा जो होता है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। It provides valuable information to various stakeholders which helps them to make informed decisions about the organization's financial health and performance. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टॉपिक नंबर 1 पे। टॉपिक नंबर 1 है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टूल्स फॉर एनालाइजिंग कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दीज आर टिपिकली 4 डिफरेंट सॉर्ट्स, मतलब कि 4 टाइप का होता है। कौन कौन से होता है? सबसे पहले आ जाता है हम लोगों का इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जिसको आप लोग बोलते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शोज द कंपनीज रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस। कंपनी के पास कितना रेवेन्यू आया और कंपनी ने कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा किया ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। जो पीएनएल होता है आपका पूरे ईयर के लिए बनता है, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनता है, बट बैलेंस शीट होती है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनती है। ठीक है, it provides insight of the company's profitability, highlighting its ability to generate income and manage cost. Manage cost मतलब कि manage their expenses. कंपनी जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे और जितना कम एक्सपेंसेस करे उतना ही बेहतर है। दूसरा हो जाता है आपका बैलेंस शीट। अ कंपनीज बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ इट्स लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड द शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, जो बैलेंस शीट आप लोग बनाते हो ना, यहाँ पर को कैपिटल लिखते हो, यहाँ पर को लाइबिलिटीज़ लिखते हो, उसके बाद यहाँ राइट साइड में एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी करते हो, यही चीज़ तो बैलेंस शीट में, यही चीज़ तो वो भी कह रहा है। कंपनीज बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ इट्स लाइबिलिटी, एसेट्स एंड स्टेक होल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी और एट अ स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट मतलब बैलेंस शीट किसी एक दिन के लिए बनती है, पीएनएल ओवर अ पीरियड बनता है। इट हेल्प्स टू इवेल्युएट बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑल्सो कैलकुलेट द रिटर्न्स टू हिज इन्वेस्टर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी को किस तरीके से फाइनेंस किया गया है। जैसे कि कंपनी ने रेज किया है फंड्स, इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, फिर डिवेंचर्स को इन्होंने इशू किया है, फिर बॉन्ड्स को इशू किया है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये बताता है कि कंपनी ने किस किस सोर्सेस ऑफ फंड से उन्होंने फंड को रेज किया हुआ है। और सोर्सेस ऑफ फंड जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो कॉस्ट होती है कोशिश की जाती है कि जो कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग ऑफ फंड होती है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट की जा सके। ठीक है, यू कैन पेयर अ बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियोज, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, एंड कंडक्ट द फाइनेंशियल एनालिसिस, जिससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी उसको ओवरऑल फंडामेंटल कितनी स्ट्रांग है कंपनी, ये चीज़ पता लग सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इसके ऊपर मैंने वीडियो दे दी है बाय द वे, AS3 के अंदर ये कवर्ड होता है। इसका वन शॉट रिवीजन आप लोगों को हम लोगों ने पहले प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग को प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उसमें से देख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड है उसके अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स reports the inflow and the outflow of cash and cash equivalent of an organization during a particular period. It reports cash receipt and the payment classified on the basis of operating, investing and financing. तो तीन एक्टिविटीज़ होती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनके बेसिस पे वो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को शो करता है। इट शोज द नेट कैश इनफ्लो और द नेट कैश आउटफ्लो ऑफ ईच एक्टिविटी फॉर द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द फर्म। इट रिपोर्ट्स वेयर द कैश केम, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, ये चीज़ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। इट एक्सप्लेन्स द कॉज फॉर द चेंज ऑफ कैश बैलेंस बाय रिकनसाइलिंग द ओपनिंग बैलेंस फॉर द पीरियड एंड द क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आप लोग का रहता है, फिर उसके अंदर जितना भी कैश आया, कितना कैश गया, उसको जब आप लोग एडजस्ट करते हो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ES3 का जो फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आ गया होगा ये। पॉइंट नंबर 4 हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रोवाइड्स अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए होता है ये, ओवर अकाउंटिंग पीरियड एंड विच इज नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर एल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टू असिस्ट प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग, डिसीजन मेकिंग। जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे प्लानिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, बेंचमार्किंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि जो अपने पीयर्स होते हैं, पीयर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, पीयर्स का मेरा मतलब है कि जैसे कि आप इंडिया में मोटर इंडस्ट्री को देखेंगे तो टाटा मोटर्स है, MG है, ठीक है, उसके बाद महिंद्रा है। तो अगर टाटा अपनी जो परफॉर्मेंस उसको कंपेयर करना चाहते हो तो MG महिंद्रा इन्हीं सब के साथ कंपेयर करेगा, तो ये होता है बेंचमार्किंग, एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेटा टू इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, डेट प्रोवाइडर एंड क्रेडिटर टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म डिसीजंस एंड द क्रेडिट डिसीजंस। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। क्रेडिट डिसीजन मतलब अगर कंपनी को हम लोन दे देंगे तो कंपनी रीपे करने के लायक है कि नहीं है, उसकी सॉल्वेंसी क्या है, इसके लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है। इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशंस। पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन बाय द वे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये होता है लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं उनके लिए, जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होती है। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा कम्युनिकेशन। Communicating an organization financial position provides information on the resource that the organization is buying and using. पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा स्टेचुटरी ऑडिटर्स कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन टू हेल्प विद द ऑडिट प्रोसेस। और वैसे भी ऑडिट जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्हें स्टेचुटरी ऑडिट उनको करवाना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहाँ कहाँ पर को इस चीज़ को यूज़ किया जाता है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आ जाता है प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट कैन असिस्ट देम इन डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। दूसरा हो जाता है क्रेडिट डिसीजंस। ये होता है क्रेडिटर्स के लिए, क्योंकि क्रेडिट डिसीजंस अगर आप क्रेडिटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपके जो लोन्स हैं उसको कंपनी पे करने के पोजीशन में है या नहीं है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑल्सो is also critical for the creditor. It allows them to evaluate the company's ability to repay debt and meet financial obligations. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इट प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट लीडर्स विद द डेटा दैट कैन बी यूज टू इवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रीवियस डिसीजंस एंड मेकिंग डिसीजंस गोइंग फॉरवर्ड। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जो उन्होंने पहले डिसीजंस लिया है वो कितने अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं और उनका कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे कितना, मतलब पॉजिटिव जो फ्यूचर आउटलुक है उन डिसीजंस की वजह से कितना अच्छा हुआ है, इसको असेस किया जा सकता है। डिसीजंस कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लिए गए हैं, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो भी डिसीजन है वो फ्यूचर हम कैसे ले सकते हैं, वो पास्ट डेटा के बेसिस पे लिया जाता है। कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस की बात करें तो कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेगुलेशंस टू अवॉइड पेनल्टी एंड लीगल एक्शंस। अगर कोई भी कंपनी कोई भी रूल्स को ब्रेक करती है, कंप्लायंस नहीं करती है, तो उसके ऊपर पेनल्टी और लीगल एक्शन लिया जा सकता है। फिर पॉइंट नंबर 5 की बात करें, स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन। स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन में बेसिकली जो भी क्रेडिटर्स रहते हैं, आपके सप्लायर्स रहते हैं, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, और इसी टाइप के जितने भी लोग होते हैं जो कंपनी में पोटेंशियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब कंपनी से जुड़े हुए सभी लोगों को। इन लोगों में और जो मैनेजमेंट होता है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ये कहा जाता है कि स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर ऑल्सो an important communication tool between the company and its stakeholder by providing transparent, accurate information to the companies and to the stakeholders. Companies can build trust and credibility with the stakeholders, leading to better relationship and increased investment and business opportunities. Build trust मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर वो ट्रांसपेरेंट है, अगर वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो जनरली उनके साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है, और जिस कंपनी पर भरोसा करते हैं स्टेक होल्डर्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब उन इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस एक्सपेंड करता है। जाते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4 पे। टॉपिक नंबर 4 हो जाता है वेज टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किस तरह से आप रिपोर्टर को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स वुड मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द कंपनीज। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आजकल कंपनीज क्या यूज़ कर रही हैं? XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। और XBRL के ऊपर आपका अगला जो चैप्टर है वो XBRL के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की जगह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से XBRL के ऊपर सेपरेट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। दूसरा है क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू इजिली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन ऑफ द कंपनी। टाइमलीनेस, एक्सेस टू अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैंने बताया था ना, जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो अप टू डेट होना चाहिए, राइट प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए, जब चाहिए होता है तब अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कुड इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन होता है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर आ जाता है डिस्क्लोजर ऑफ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अभी जो कंपनीज के ऊपर थोड़ा प्रेशर इस चीज़ का आ रहा है कि उन्हें सोशल एंड एनवायरमेंटल का भी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंश्योर दैट दे आर एक्यूरेट एंड रिलायबल एंड प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। वैसे भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला तो इतना कॉमन सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 हो जाता है टेक्नोलॉजी। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सच एस AI एंड द ब्लॉकचेन कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एग्जामिनेशन में ज़रूर लिख के आना। सिंप्लीफिकेशन, कंपनी शुड कंसिडर सिंप्लीफाइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय यूजिंग प्लेन लैंग्वेज, tables, graph and make them more accessible and understandable to the stakeholders। इसका रीज़न ये है कि जितने भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सभी का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक फॉर्मेट में नहीं समझ सकते। तो आप ग्राफ के थ्रू, आप टेबल्स के थ्रू स्टेक होल्डर्स को चीज़ें समझा सकते हो। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है जो कंपनी की परफॉर्मेंस रीड करना चाहता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो बनाया गया है वो रीड करने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा टेबल्स और ग्राफ के थ्रू अगर समझाएंगे तो चीज़ें जो होती हैं वो सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एन एनुअल रिपोर्ट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, मतलब लिस्टेड कंपनीज, are required to produce and distribute to the shareholders and other interested party at the end of the each fiscal year. Annual reports provide a summary of the company's financial position, financial performance and position, as well as the relevant information about the company's operating, governance and social responsibility. तो ये एनुअल रिपोर्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। काम की चीज़ यहाँ पे है। एनुअल रिपोर्ट्स इंक्लूड, एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है? आप लोगों को लग रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और ये सब चीज़ें आ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाता है। फाइनेंशियल जो एनुअल रिपोर्ट्स होता है ना, उसमें ये सब चीज़ें तो आती हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हो जाती हैं? जैसे कि चेयरमैन का स्टेटमेंट। ठीक है, चेयरमैन जो रहते हैं कंपनी के, उनका स्टेटमेंट। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट ने डिस्कशन किया है, जो एनालिसिस किया है अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेके, वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीज़ें आती है ना, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट या एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये 5 चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसके बाद आ जाता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पाँचवा हो जाता है
ऑडिटर्स रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट होती है। 6 हो जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्राइबिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। 7 हो जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटलाइनिंग द कंपनीज सोशल एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। ESG करके एक चीज़ आई हुई है, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को समझा दूंगा। उसके बाद यह इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए बहुत ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ की कंपोनेंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 5 चीज़ें हैं वो की कंपोनेंट होता है एनुअल रिपोर्ट का। मतलब ये कि एनुअल रिपोर्ट जो है ना, वो एक अम्ब्रेला टर्म है, और अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो बड़ा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छोटे होते हैं, but they are only one part of the overall document. While the financial statements provide a summary of the company's financial performance, the annual report provides the more comprehensive view of the company's operation, strategy, and outlook. The annual report is intended to provide the stakeholders, shareholders, and other stakeholders with a broader perspective of the company's performance prospects beyond just the financial statements. जो कंपनी होती है उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने होते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से बात करोगे जो फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पर को ये बोलेंगे कि हम एनुअल रिपोर्ट्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, छोड़ के नहीं जाना इसको। द डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजीली बी अंडरस्टूड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहले स्कोप। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है, बट दे ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। वाइल द एनुअल रिपोर्ट covers the broader range of topics such as company का vision, mission, values, strategic plans, major project and initiatives. मेजर प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स और बाकी कंपनीज कहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रही है और बाकी सब चीज़ें, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी दिखाया जाता है। ये सब चीज़ें एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है। ठीक है। फॉर्मेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलाउज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो कि शेड्यूल 3 में दिया है, बैलेंस शीट, P&L वगैरह का फॉर्मेट। And provide specific information such as income, expense, asset, liabilities, equity, while annual reports are more flexible on the format. कोई इनका as such कोई fixed format नहीं होता, and can include various type of information such as chart, graph, images, narrative to convey company's performance and future prospects. ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरीली डिजाइन फॉर द इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू इवेल्युएट द कंपनीज financial health and compliance, while the annual report are intended to communicate with a wider audience, including the shareholders, employees, customers, supplier, and the general public about the company's overall performance, strategy, and corporate social responsibility. वैसे अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो आपके ये समझ में आएगा सारे के सारे बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं, बस उनको अलग अलग डिवाइड करके लिखा हुआ है। तो आपको इनके अलावा कुछ नहीं करना है। इनके इसके बाहर से अगर आपको क्वेश्चन आ गया कोई अलग से फ्रेम करके ना, तो इन्हीं सबको आपको लिखना है एग्जाम में। इसके अलावा ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उनकी कंप्लायंसेस वगैरह से रिलेटेड ये पॉइंट होता है। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके बारे में आर लीगली रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। डिपेंड करता है कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसे बैंक को अलग बॉडी रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनीज को अलग बॉडी रेगुलेट करती है, तो अपने रेगुलेटर्स को उन्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वाइल द एनुअल रिपोर्ट्स आर नॉट मैंडेटरी बट आर ऑफन प्रोड्यूस वॉलंटरली एज अ वे टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर एंड प्रमोट कंपनीज ब्रांड एंड रेपुटेशन। देखिए, एनुअल रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो आप एक तरीके से एडिशनल डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं। ठीक है, एडिशनली आप चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें एक्सेस इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के बारे में मिल जाती है, तो वो कंपनी को और अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। फिर आते हैं पॉइंट हमारा आता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट का। डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो होती है वो एनुअल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। डायरेक्टर रिपोर्ट इज सेक्शन ऑफ द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट which provides an overview of the company's performance, operation, and strategic direction. This report typically includes the information on the company's financial results, major accomplishment,
मेजर अकम्पलिशमेंट मतलब कि जो मेजर डिसीजंस लिए हैं और मेजर कोई बेंचमार्क उन्होंने क्रॉस किया है, तो उसके बारे में बताया जाता है। चैलेंजेस ओवर द पास्ट ईयर्स, जो भी चैलेंजेस उनके पास्ट में रहे हैं उनको कैसे ओवरकम किया उनके बारे में बताया जाता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लीडरशिप टीम एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। सीएसआर इनिशिएटिव्स मतलब कि जैसे उन्होंने कोई स्कूल खोल दिया, या फिर छोटे छोटे जो कैंपेन्स चलते हैं ना, कैंसर के लिए उन्होंने किया दिया, या फैमिली प्लानिंग के उसमें उन लोगों ने मतलब सोसाइटी के लिए जो भी किया जाता है ना, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है कि सोसाइटी के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उसको पार्ट बना दिया है कंपनीज के लिए मैंडेटरीली। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द स्टेक होल्डर्स विद अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस एंड हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी with the investors, consumers, employees and other stakeholders. Why there is a need of डायरेक्टर रिपोर्ट? डायरेक्टर रिपोर्ट ज़रूरी क्यों है? देखिए, एग्जामिनेशन में 2-3 क्वेश्चंस ही इसमें से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले हो जाता है पॉइंट अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, इट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स विद द इंफॉर्मेशन हाउ द कंपनी कैन मैनेज company has managed over the past and allows them to assess the performance of the board and the senior management and holding the director accountable for the decisions। मतलब ये कि स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंपनी को पहले किस तरीके से मैनेज किया गया है। ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी, सीनियर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, और उनके डिसीजंस और एक्शंस के बारे में पता चल जाता है। अगर गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत एक्शंस लिए हैं उन्होंने, तो उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सिंपल सा पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड अलाउज देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट एंड अदर इंटरेक्शंस विद द कंपनी। कम्युनिकेशन वाला पॉइंट हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ दोबारा से रिपीट हो रही है। It provides an opportunity for the directors to share their performance insights, future perspectives, and the other and future perspective on the company, and to respond to the question concerned by the shareholders and stakeholders। जैसे लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। ठीक है। वहाँ पर को आपको लोगों को बुलाया जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो वहाँ पे जाके सुनते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं, मतलब कि मैनेजरियल पर्सनल वगैरह रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पर वो कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं उनको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, हमने पास्ट में क्या अचीव किया था, हमारे टारगेट कितने अचीव हुए हैं, फ्यूचर में हम किस तरीके से चीज़ें करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, या फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं, उनके बारे में बताया जाता है, उनके बारे में कम्युनिकेट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कंप्लायंस। इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट particularly for those public traded companies or subject to regulatory oversight। Failure to provide the director report can result in penalties and legal consequences। अगर आपने डायरेक्टर रिपोर्ट आपने फर्निश नहीं की है तो बहुत ही बड़ी पेनल्टीज और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है। आप सेबी के साथ पंगा नहीं ले सकते हो। सेबी इन सब चीज़ों में ना बहुत हैवी पेनल्टीज लगाता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा मार्केटिंग। डायरेक्टर रिपोर्ट कैन हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज एंड टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स। जितने ही अच्छे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो जितने मतलब अच्छे डिसीजंस लेंगे, उससे बिल्ट जो ट्रस्ट होता है ना, वो ज़्यादा बिल्ट होता है, उससे नए इन्वेस्टर्स भी आते हैं। और वो प्रमोट क्या करते हैं, ब्रांड के कंपनी के रेपुटेशन और ब्रांड जो होती है उससे बिल्ट होती है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, वाई आर डायरेक्टर रिपोर्ट इज बेनिफिशियल। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले हो जाता है, यही पॉइंट्स को आपको याद करना, एग्जामिनेशन में लिख के ना थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर देना। ठीक है। द ऑपरेशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड आर क्लियरली एंड सिंपली आउटलाइन। मतलब क्लियरली और सिंपल टर्म्स में परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम हमें पता हो जाता है। उसके बाद हो जाता है पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, इट एड्स इन एनहांसिंग द डायलॉग बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स। जो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है, यही इस चीज़ को दोबारा से बोल रहा है। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, एनी पॉसिबल इश्यूज और ट्रबल स्पॉट्स इनसाइड द बिजनेस में बी फाउंड विद द असिस्टेंस। कोई भी प्रॉब्लम में टिक चल रही है, कोई भी डिसीजन गलत लिया गया है, या ऐसा डिसीजन लिया गया है जो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो उसको मतलब उसको स्पॉट किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, इट में कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज शेयर होल्डर ट्रस्ट इन द बिजनेस एंड लीडरशिप। शेयर होल्डर का ट्रस्ट इस चीज़ से बिल्ट होता है। पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, द बोर्ड में बी एबल टू यूज़ द ओकेजन्स टू डिस्कस द प्लान एंड स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने अभी कॉन्फ्रेंस कॉल का बताया ना, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है उसमें स्टेक होल्डर्स और एनालिस्ट को बुलाया जाता है, वो सब चीज़ें।
उसके बाद पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट टू द शेयर होल्डर्स एंड देयर रिलेटेड पार्टीज। पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा, एनी हजार्ड और इश्यूज ऑन द बिजनेस दैट कुड बी फेसिंग एंड आइडेंटिफाइड विद द असिस्टेंट। मतलब ये कि कोई भी इश्यूज फेस कर रहा है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई एक नया कंपटीशन आ गया, उसके बारे में आपको डिस्कस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और असिस्टेंस कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो, इससे आज से आप कुछ साल पहले आप चले जाओ, जब आप लोगों को मिलता था 1 GB पर मंथ, ठीक है, उसके बाद जियो आ गया, जियो पर डे दे रहा है और सभी कंपनीज को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ी, तो ये एक थ्रेट था बाकी कंपनीज के लिए, वोडाफोन के लिए था, आइडिया के लिए था, एयरटेल के लिए था, और बाकी कई कंपनीज तो एकदम आउट ऑफ बिजनेस ही हो गई हैं, तो उसके लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, इट माइट ऑफर अ रिकॉर्ड ऑफ द चॉइसेस एंड द एक्शंस टेकन बाय द बोर्ड। तो ये थ्योरी के साथ हमारा कंप्लीट होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये यूनिट, क्योंकि थ्योरी है पूरा का पूरा, बाकी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप लोग 2-3 बार सुन लोगे तो आपका ये पार्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा किस तरीके से आंसर को फ्रेम करके लिखना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो आ रही है XBRL के ऊपर, और 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर बचा हुआ है, वो कंप्लीट करना है मुझे, और एक स्टूडेंट है, उनकी रिक्वेस्ट आई थी जो वैल्यू एडेड मेथड्स है, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से 3 मेथड्स हैं, उनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस लेके आने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि वो पार्ट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में रह गया था, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जल्दी ही हो जाएगा आप लोगों का सिलेबस, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उसको रेगुलरली देखते जाओ, लगातार देखते जाओ, ताकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप लोगों का माइंड में सेट होती जाए। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस कोशिश की इसलिए बनाने की। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।